इरफान कादर साहब, दो केसेस हैं 13 और 14 अप्रैल के दिन लगे हुए, वो हमारी मेरे ख्याल सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। कल बिल का मामला है और 14 को इलेक्शन वाला केस है। पहले बिल से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है तो क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, इन जजेस को कोई इख्तियार नहीं है कि ये सस्पेंड करें। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अभी तो लेजिस्लेशन हुई भी नहीं है तो 8 रुकनी बेंच बन गया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का बेंच इन हालात में बनाना जहाँ पे कि चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत उंगलियाँ उठ रही हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ उनका टिल्ट है, तो इस ऊपर से ये जो फैसले मैंने आपको बताए हैं उनको सामने रखें तो ये बेंच को कॉन्स्टिट्यूट इस तरीके से करना। और फिर कुछ फैसले अभी रिसेंटली आए हैं जिसमें कहा गया कि आप बेंचेस बनाएंगे किस तरह से और उस पर सारे फुल कोर्ट बुलाएं, तो उन सब को अगर इकट्ठा कर लें तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बना के मिसकंडक्ट किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सर बड़ा सख्त इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने मिसकंडक्ट किया। जी, आपके पास इसके लिए कोई कानूनी रास्ता है? मिसकंडक्ट चीफ जस्टिस को मैंने बताया आपको कानूनी रास्ता ये है कि कोई भी शहरी अगर चाहे, आप भी चाहें, तो ये जो बातें मैंने की हैं ये लिख के आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप तब करेगी कि अगर सीजे उसको भेजेंगे, सीजे नहीं भेजेंगे तो नहीं टेकअप। नहीं, ऐसी तो बात कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि अगर किसी भी मेंबर के खिलाफ आएगा, किसी ऐसे शख्स के खिलाफ आएगा जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, तो वो तो उसमें बैठ ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि अगर सीजे के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगी तो सीजे साहब खुद उसमें नहीं बैठ सकेंगे, बंदियाल साहब नहीं बैठ सकते, इनिशिएट भी नहीं कर सकते। इनिशिएट तो फिर कोई नेक्स्ट सीनियर जज करेंगे ना। जी, तो क्या आप इस रास्ते को अपनाने का इरादा रखते हैं? नहीं, मुझे तो सच, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपना रहा हूँ। कोई भी अगर ये अपनाना चाहे तो ये एक कानूनी रास्ता होगा। जो हुकूमत की जानिब से 8 जजेस के ऊपर इतराज़ात हैं वो बड़े सख्त अल्फाज में, कैमरे के ऊपर तो शायद वो सारे लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप प्राइवेटली उनसे पूछें तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी शदीद नौयत के हैं। इसकी क्या वजूहत है? आधी से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतराज़ तो जायज़ नहीं बनता। किसी एक मुज़ाहिर अली अकबर पे आप करते थे, इजाज़ुल एहसन पे आप करते थे तो हम सुन लेते थे, लेकिन 8 जजेस पे इतराज़ तो कोई सुनने वाली बात नहीं है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ हुकूमत का क्या एतराज़ है। मैं उससे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एतराज़ मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस पे तो मैंने बता दिया कि एतराज़ क्यों है, और मुज़ाहिर नकवी साहब और इजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब तक भी आप एग्री करते हैं। अब जो बाकी जो 3-4 रह गए, ये वो हैं जो कि कुछ आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट्स हुई थी हाई कोर्ट से इनटू सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब जो है इन वे जजेस इन देयर ओन कॉज बन जाते हैं। सबका आपस में एक ग्रुपिंग हो चुकी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लॉपसाइडेड जो बेंच बना है ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। दोनों साइडों से लेते 3 जजेस उधर से लेते, 3 इधर से लेते, पूरी बहस होती, पता चल जाता, हर चीज सामने आ जाती, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता। इरफान साहब, आप तो बेसिकली मोहर लगा रहे हैं इस बात के ऊपर कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट 7-8 में तकसीम हो चुकी है। ये आप कह रहे हैं कि 3 उधर से ले लेते। मैं नहीं मोहर लगा रहा, मैंने तो आर्गुमेंट्स जब किए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैंने चीफ जस्टिस को कहा था कि आपके अंदर एक इंटरनल रिफ्ट है, आप इसको सॉर्ट आउट करें। चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात मानी थी, और अगर ना मानते तो ये जवाब ना देते। उन्होंने मानी और उन्होंने कहा कि मैंने फायज ईसा साहब से भी मुलाकात की है, मैंने मंसूर अली शाह साहब से भी की है, मैं मुलाकात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, फिर इन केसेस को टेकअप करें। उसके बावजूद बजाय इसके कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते, ये वन साइडेड फैसले जो है वो करना चाह रहे हैं।